हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये है आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास, और इस बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास में हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की, और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6 तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछले क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 की, और आज हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है आपका ओम का नियम, यानी कि ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ में हम समझेंगे क्या होता है ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। तो बेसिकली ओम का नियम क्या कहता है? एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया 1826 में उन्होंने ये बताया कि एक वोल्टेज और करंट में हमारा क्या रिलेशन होना चाहिए जो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अब वो रिलेशन क्या होगा, किस तरीके से रिलेशन उन्होंने बताया, तो उसको समझते हैं। जैसे सपोज करिए हम मान लेते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो ये हमने मान लिया एक कोई इलेक्ट्रिकल है सर्किट, ठीक है, और इसमें हमारी जो करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। तो ये जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है वो करंट बेसिकली हमारा क्या होता है, इस वोल्टेज के, इस सर्किट के वोल्टेज के हमेशा प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ बताया उन्होंने कि डायरेक्ट करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, उसके वोल्टेज के या उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो ये हमारा नियम क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। अब इसको हम अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें तो इस मैथमेटिकली हम बात कर सकते हैं। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर, लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ से अगर हम और अगर फॉर्मूले बनाएं तो ये हमारा इस तरीके से लिख सकते हैं, आई इंटू आर। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारा वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये नियम क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing is directly proportional to the potential difference across the circuit। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ओम्स लॉ। अब इसका अगर स्टेटमेंट आप लिखना चाहें तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट अगर आपको लिखने के लिए बोला जाता है तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट इसका लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, हम बोल रहे हैं आपको, लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, अच्छा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट फ्लोइंग थ्रू द flowing through the electric circuit is directly proportional to the potential difference to the potential difference। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि आपसे अगर यहाँ पे क्या है, करंट पूछी जाए तो बी अपॉन आर कर देंगे, वोल्टेज पूछा जाए तो आई अपॉन आर कर देंगे।
अगर यहाँ पे आर पूछी जाए तो बी अपॉन आई हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं ओम के नियम से हमारे बनते हैं, इनको आप याद रखेंगे, आप कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। ये क्या है, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ओम का नियम हमारा कहाँ कहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं, इसकी हम ओम का नियम कहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि ओम के नियम की कमियां, हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो पहला ओम का नियम अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे वैलिड नहीं है, तो जैसे हमारे नॉन लीनियर डिवाइसेस होती हैं, उस नॉन लीनियर डिवाइसेस के लिए हमारा ओम का नियम वैलिड नहीं होता है। तो याद रखेंगे, नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर डिवाइस, लीनियर डिवाइस। अब नॉन लीनियर डिवाइस की बात करें तो नॉन लीनियर डिवाइस हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो नॉन लीनियर डिवाइस जैसे कि हमारा डायोड हो गया, ठीक है, जेनर डायोड हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, तो ये हमारी डिवाइस नॉन लीनियर डिवाइस होती है। अब बात करते हैं कि नॉन लीनियर का मतलब क्या है। तो नॉन लीनियर का मतलब होता है कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो हमारा ग्राफ उसका लीनियर ना आकर के हमारा नॉन लीनियर हो जाता है, तो वो हमारा नॉन लीनियर कहलाता है। जैसे लीनियर ग्राफ की बात करें तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ अगर हम बात करें तो ये हमारा ग्राफ लीनियर है, यानी कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ेगी, अरे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे करंट बढ़ेगी लीनियरली, जबकि ये हमारा ग्राफ है नॉन लीनियर ग्राफ। तो ये क्या है, नॉन लीनियर, और ये क्या होता है, लीनियर। तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है, लीनियर होता है, वो लीनियर ग्राफ कहलाता है। नॉन लीनियर ग्राफ यानी कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है किसके, करंट के, तो उस केस में हम नॉन लीनियर कहते हैं। अब हमेशा इसके लिए हमारा ये वैलिड नहीं होता है, लेकिन इसके लिए हमारा वैलिड होता है ओम का नियम, तो याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे कि हमारा ओम का नियम है वो नॉन मेटालिक कंडक्टर के लिए भी वैलिड नहीं होता है। तो आप लिखेंगे नॉट नॉन मेटालिक कंडक्टर, नॉन मेटालिक कंडक्टर। नॉन मेटालिक कंडक्टर कौन सा हो गया, जैसे तो सिलिकॉन कार्बाइड, इसका एग्जांपल, कार्बाइड क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड इसका एग्जांपल होता है नॉन मेटालिक का, तो इसके लिए भी वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले लिखेंगे कि नॉन लीनियर डिवाइस के लिए वैलिड नहीं होता है और नॉन मेटालिक कंडक्टर के लिए भी वैलिड नहीं होता। तो ये दो नियम होते हैं जो हमारे ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा किरचॉफ नियम या किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ एक वैज्ञानिक थे किरचॉफ, उन्होंने नियम दिया कि हमारे किरचॉफ के दो नियम हो सकते हैं। वो दो नियम कौन कौन से हो सकते हैं, तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक होता है हमारा किरचॉफ करंट लॉ, एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो सभी लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ में हमारे दो लॉ आते हैं, एक क्या है, केसीएल होता है, और एक क्या होता है, केवीएल होता है। केसीएल को हम कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ, और केवीएल को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ लॉ। अभी ये क्या होता है, तो आप हेडिंग डाल के सभी लोग लिखेंगे केसीएल क्या होता है। केसीएल को समझते हैं सबसे पहले, केसीएल हेडिंग डाल के सभी लोग लिखेंगे। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहलाता है, तो किरचॉफ करंट लॉ वैज्ञानिक किरचॉफ ने उन्होंने ये बताया
कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हमारा नोड पड़ता है तो उस नोड पे जितनी भी हमारी करंट इनकमिंग होती है उतनी ही करंट हमारी आउटगोइंग भी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होती है किसी भी पर्टिकुलर नोड पर। ठीक है, एक तो ये इस तरीके से समझ सकते हो। दूसरा ये बताया उन्होंने कि जितनी भी हमारी नोड पे करंट आती हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो वो सम हमारा इक्वल होके जीरो आ जाता है। यानी कि उन सब का जितनी भी करंट हमारी एक नोड पर आती हैं वो सभी करंट हमारी इक्वल होती हैं किसके, जीरो के बराबर। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लिया क्या है, एक हमने मान लिया एक नोड है और इस नोड से हमारी कुछ ब्रांचें हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि करंट है I1 इसमें, I2, I3, I4 और ये I5। तो किरचॉफ करंट लॉ ने बताया, किरचॉफ ने क्या बताया कि हमारा ये क्या हमारा नोड है, ये हमारा क्या है नोड। नोड को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। अब नोड या जंक्शन क्या कहलाता है, जो दो से अधिक ब्रांचें आकर के मिलती हैं वो हमारा नोड कहलाता है या जंक्शन कहलाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये बताया कि किसी भी नोड पर, अब ये नोड है तो इसी भी नोड पर जितनी भी करंट हमारी आती हैं मिलती हैं आकर के, उन सब का योग क्या होता है, वो जीरो के बराबर होता है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि समेशन ऑफ टोटल करंट इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो देखो हमारी जो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट क्या है, अगर हम माने कि इनकमिंग करंट को हम मान लें इसको पॉजिटिव मान लें और एज्यूम कर लें नेगेटिव। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, इनकमिंग को आप नेगेटिव मान सकते हो, आउटगोइंग को आप पॉजिटिव मान सकते हो, तो वो एज्यूम कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखें इस प्रूफ को सॉल्व करें। अब मान लेते हैं कि इनकमिंग करंट हमारी कौन कौन सी है इस नोड पर, यानी कि नोड की तरफ आने वाली करंट कौन कौन सी है। तो नोड की तरफ आने वाली करंट हमारी क्या हो जाएगी, I1, I3 और I5। तो क्या हो जाएगा I3, I5, I3, I1, I3, I5, I1 प्लस I3 प्लस I5। आउट गोइंग यानी कि इस नोड पे जाने वाली, बाहर जाने वाली करंट कौन कौन सी है, तो ये I2 हो जाएगी और क्या हो जाएगी I2 और I4। तो I2 और I4 को हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लिख लेंगे, I2 और माइनस के I4 इक्वल्स टू कर देंगे जीरो। तो ये हमारा नियम कहलाता है क्या, किरचॉफ करंट लॉ। देखिए इससे प्रूफ हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें इसको, अगर हम और सॉल्व करें तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल I2 प्लस के I4। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा एक रिलेशन और समझ में आता है हमको, I1 प्लस I3 प्लस I5 ये हमारी करंट कैसी है, इनकमिंग करंट है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक देखिए ये करंट कौन सी हमारी आउटगोइंग करंट है। करंट, आउटगोइंग करंट का मतलब नोड से बाहर जाने वाली करंट, इनकमिंग करंट नोड से नोड की तरफ आने वाली करंट, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, इक्वल होती है। तो आप यहाँ से केसीएल से ऐसे भी आप कह सकते हो कि जितनी भी इनकमिंग करंट होती है वो इक्वल होती है किसके, आउटगोइंग करंट के। देखिए यहाँ से दो रिलेशन समझ में ऐसे कहेंगे कि किसी भी नोड पर टोटल जो करंट होगी वो हमारी इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, और इनकमिंग करंट को अगर हम पॉजिटिव माने और आउटगोइंग को नेगेटिव माने, या आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो हम जब का सबका सम करते हैं तो इक्वल टू जीरो आता है। और जब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये नियम हमारा कहलाता है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है तो आप लोग लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिखा देते हैं और इसको आप नोट कर लीजिए। क्या लिखेंगे, the algebraic sum of the algebraic sum of all the current
all the current meeting a meeting a junction or node is always zero, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा नियम कहलाता है किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। अब किरचॉफ करंट लॉ हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे, केवीएल। केवीएल क्या कहलाता है हमारा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये क्या कहलाता है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेसिकली क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ऐसे कहेंगे, किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप का सम हमेशा क्या होता है, वो जीरो के बराबर होता है। चलिए इसको हम समझा देते हैं। जैसे मान लिया ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है कोई, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, और ये कोई वोल्टेज हमारा एक और है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से ये वोल्टेज V1, यहाँ पे है R1 R2, और ये है मान लिया V2, ये मान लेते हैं B। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको V, और यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ये हमारा क्या है, पूरा क्लोज पाथ है, तो किसी भी क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज तथा वोल्टेज का ड्रॉप वो हमारा क्या होता है, उसका समेशन जब हम करेंगे या उसका सम करेंगे तो हमारा इक्वल टू जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको क्या करें, इसको अगर लिखना चाहें तो ये क्या होगा, -V1 प्लस आई इंटू, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ आई आर ड्रॉप इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस सर्किट को, तो आप क्या कहेंगे, समेशन ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज का सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ से अगर हम केवीएल लगाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V1 प्लस के आई आर माइनस के V2 प्लस के आई आर टू इक्वल टू। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा किरचॉफ वोल्टेज का नियम, ठीक है। यानी कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में वोल्टेज तथा वोल्टेज ड्रॉप का योग या सम वो हमारा कहलाता है जीरो के बराबर। तो वो हमारा कहलाता है नियम किरचॉफ वोल्टेज का नियम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो सिंपली आप क्या करेंगे, लिखेंगे, चलिए हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए इसको इंग्लिश में। इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ the voltage drop across the circuit element of any closed path is any closed path and EMF or voltage is equals to the zero, always equals to the zero,
इज ऑलवेज इक्वल टू द, ये आप लिख लेंगे स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में वोल्टेज तथा वोल्टेज ड्रॉप का सम हमेशा 0 के बराबर आता है। अब इसको एक कि जो भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज होता है वो इक्वल भी आ सकता है। अब इस इक्वेशन को देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, V1 प्लस V2 इक्वल टू I1 I प्लस के IR2, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो भी वोल्टेज तथा वोल्टेज ड्रॉप वो हमारा इक्वल आता है, इन दोनों का ड्रॉप का सम वो भी इक्वल आता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कहलाता है किरचॉफ करंट वोल्टेज लॉ। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब जैसे KVL और KCL का यूज हम लोग बहुत करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर बात करें KVL और KCL को सॉल्व करने का, तो हम लोग क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस और एक मेश एनालिसिस करते हैं, और वहाँ से हम लोग देखते हैं इनका यूज कि किस तरीके से हम लोग सर्किट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या नियम होते हैं इनको सॉल्व करने के, तो वो हम आगे क्लास में आपको बताएंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? किरचॉफ वोल्टेज और किरचॉफ करंट लॉ आप समझ में आया सबके? अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे, किसी भी सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल के लिखेंगे यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिकल के करंट सोर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि एक सर्किट हमारा दिया गया है, ये है हमारा वोल्टेज V, रेजिस्टेंस कुछ दिया है R, और इसके टर्मिनल पे हमारा क्या है, एक लोड रेजिस्टेंस लगा है RL, लोड रेजिस्टेंस लगा है RL। अब इस सर्किट को क्या है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक सिंपली हम एक करंट सोर्स लगा देंगे। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में था वोल्टेज सोर्स के केस में, तो उस हम रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, शंट में लगा देते हैं, यानी कि शंट में लग जाएगा, और इस दोनों टर्मिनल पे लोड रेजिस्टेंस है वो हमारा सिंपली वही लग जाएगा RL। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करें तो करंट हमारी क्या होगी, B अपॉन R ऐसी होगी कि नहीं। तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, B अपॉन R ऐसे ही लिख देंगे, तो जो भी हमारी करंट निकल के आएगी वही हम करंट सोर्स मान लेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस है RAC, उस RAC को हम क्या कर देंगे यहाँ पे करंट को, यानी कि RAC या RSH वो क्या है, हमारा सेम है ना, लेकिन नाम हमने RSH इसलिए दिया है क्योंकि हमने शंट में कनेक्ट किया है इसलिए। ठीक है, और सेम हमारा वही है, RL देखो यहाँ पे भी है तो RL हमने यहाँ पे भी कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर करंट सोर्स को हमको क्या कन्वर्ट करना है, इस करंट सोर्स को अगर हमको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, B इंटू RAC करना पड़ेगा, है ना, I इंटू AC। तो अब ये हमारा सर्किट कन्वर्ट होगा किसमें, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए। और सिंपली यही चीज़ क्या करेंगे, ये शंट वाला हम सीरीज में लगा देंगे आके यहाँ पे, और सीरीज वाला शंट में लगा देते हैं। तो ये हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ में अगर आपका ये जो पूरा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स के साथ में आपका सीरीज रेजिस्टेंस दिया हो,
तो हम उसको क्या कर सकते हैं, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक करंट सोर्स लिया हो उसको हम सिंपली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स में और उसके बीच में रेजिस्टेंस में। ये हमारा कहलाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए अब उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, तो उसकी वैल्यू डिसाइड होगी इससे, यानी कि करंट सोर्स को अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो आप ये वोल्टेज लगाएंगे इस तरीके से फॉर्मूले, अगर करंट सोर्स कन्वर्ट करना है तो इसके वाला इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बताइए इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब एक चीज याद रखेंगे, तो जब भी हम क्या करते हैं करंट सोर्स को, जैसे ये मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से सर्किट दिया गया है, प्लस माइनस भी, और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारे पास RAC है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी वोल्टेज है यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, हमारा करंट सोर्स हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है वो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इस करंट में कर देंगे बस। तो ये हमारा कन्वर्ट होके आ जाएगा ये। अब जो भी करंट होगी तो ये करंट हमारी बेसिकली किससे निकाली जाएगी, B/RAC। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, B/RAC। पहला पॉइंट ये रखेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे कहा जाए कि करंट सोर्स है, मान लिया ये हमारा है करंट सोर्स, और पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस है कोई, यहाँ पे क्या RAC लिखेंगे, यहाँ पे ये RAC, और यहाँ पे हमारा है RSH। करें सिंपली वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज लगा देंगे और सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज ये हमारा I है, यहाँ से अगर हमको कन्वर्ट करना है तो ये हम सिंपली क्या करेंगे, ये वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, तो ये वोल्टेज हम निकालेंगे B=I × RSC, B × RSC। तो ये हमारा हो जाएगा RSH, यानी कि ये वाला हमारा उठ के कहाँ में, और ये वाला हमारा उठ के कहाँ पैरेलल में चला जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा कहलाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड की जाएगी, अगर वोल्टेज से करंट सोर्स में बनाना है तो ये बेसिकली जिधर टर्मिनल हमारा प्लस का होगा उसी की डायरेक्शन हमारी ऐसी होगी। जैसे हम मान लेते हैं कि प्लस इस तरीके से है, इस तरीके से बैटरी है, प्लस माइनस, तो करंट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो प्लस करंट की डायरेक्शन इधर रहेगी। अगर मान लिया करंट इस तरीके से है, अगर हम मान लेते हैं इस तरीके से है प्लस माइनस ये, तो हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस से माइनस की तरफ जाता है, यही कारण है कि हम करंट की डायरेक्शन ऐसे, देखो इसमें प्लस ऊपर है, इसमें करंट की डायरेक्शन, इसमें भी देखो करंट डायरेक्शन ऊपर है तो हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर बनाया है। तो ऐसे आप याद रखेंगे इस चीज़ को। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं तो आपको समझ में और चीज़ें आएंगी। जैसे मान लिया आपसे कहा जाए कि ये क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए कि 20 वोल्ट और सीरीज में रेजिस्टेंस कोई दिया गया है 5 ओम। आपको क्या करना है, करंट सोर्स में बनाना है। तो करंट सोर्स में बनाओगे तो ऊपर टर्मिनल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी, और शंट में हम क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस, यही होगा कि नहीं। इसको हमने क्या किया, करंट सोर्स में कन्वर्ट किया। तो ये जो करंट आएगी वो हमारी क्या करंट होगी, RSH, यानी कि यही वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे चला जाएगा, 5 ओम। लेकिन ये वैल्यू हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, ऐसी होगी कि नहीं, ये हमारी ऐसी है कि नहीं, RSC, और ये तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। तो यहाँ पे ये हमारा, बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में
और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के हिसाब से, ठीक है, जब भी आपको पूछा जाता है। तो बताइए इतनी बात समझ में आ गई? चलिए फिर, तो इस तरीके से हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।